अगर आप किसान हैं तो पॉलिनेशन सर्विसेज को भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो पहले ही साल में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 10 एकड़ की सनफ्लावर फार्म एफिशिएंटली करेंगे मधुमक्खी पालन को, उनका जो रेगुलर इनकम है उसके साथ 3 लाख रुपया ज्यादा मिला। What is the difference between 500 rupees kg honey and a 5 lakh kg rupee honey? 250 ग्राम्स का हनी 16,000 में बिक रहा है। इसके पीछे जो मेहनत है वो न्यूजीलैंड ने किया है, हमने नहीं किया है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप 25 साल या 30 साल से पहले अगर लोगों को पूछेंगे मधुमक्खी वो दिन में कितने मिलते थे, अभी क्या मिल रहा है, तो वो बोल देते हैं कि अभी दिखता भी नहीं, तो डिक्लाइन हो रहा है। प्लांट रिप्रोडक्शन हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर पॉलिनेटर्स। तो बेसिकली आप कह रहे हैं चाहे क्रॉस पॉलिनेटेड हो, सेल्फ पॉलिनेटेड हो, विंड पॉलिनेटेड हो, हनी बीज उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं यस, किसी भी क्रॉप में। किसी भी क्रॉप। आप कहते हैं सर हमारे देश में हनी सबसे ज्यादा मिलावट वाला प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि उसको चेकिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पास नहीं था। अभी अभी आ रहा है, मगर अभी भी पूरा इतना कॉम्पिटेंस नहीं है। आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में काफी लर्निंग डेवलपमेंट किया, फिर वहां से ग्रोथ और कमिटमेंट कहाँ से हुआ? इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा था और फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिला था शुरू में। उनको भी लग रहा था कि ये कुछ सीरियस नहीं है। कूर्ग में जो मैं बी कीपिंग करता हूँ, इस साल का जो मेरा सेलिंग प्राइस है 1900 रुपीज पर किलो। एक लेवल पे 5 करोड़ टर्नओवर भी हो रहा था कलेक्टिवली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अलग है, एक रेयर टॉपिक जो हमने अपने चैनल पर पहले कवर नहीं किया है, जो कि है बी कीपिंग के बारे में। हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट पिछले 15 सालों से बी कीपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका पैशन ही है बी कीपिंग और उन्होंने प्रैक्टिकली हर एक चीज़ ट्रायल एंड एरर किया है। उन्होंने अपना एक खुद का कंपनी फाउंड भी किया था और आज वो कई सारे गवर्नमेंट, किसानों और अलग अलग एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट। आज के एपिसोड में हमने बी कीपिंग और हनी कैसे बनता है उसके बारे में एंड टू एंड समझा है। मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और अवेकनिंग एपिसोड था, क्योंकि मुझे बहुत सारे नए चीज़ सीखने को मिला। हमने देखा कि कैसे बी आपके रेगुलर खेती में आपका उत्पादन 50 से 70% बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पेपर और पेन के साथ देखिए। मैं वादा करता हूँ एक ना एक चीज़ नया आप सीखेंगे जो शायद आपकी खेती को बदल सके। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट्स में बताइए आगे आप कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे, क्योंकि इस छोटे एक्शन से हमारे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है और हमारे वीडियोस नए लोगों तक पहुंचते हैं। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर अपूर्वा बीवी, ओनली ऑन एग्री टॉक। सर बिफोर आप आगे बढ़ें, आई थिंक एक फंडामेंटल लोग को अगर आप समझा सकते हैं कि बी कीपिंग होता क्या है, व्हाट इज बी कीपिंग? आप इसको पशु संगोपन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पशु संगोपन में कैप्टिविटी है, उसको बांध के रखते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, मगर इसमें कोई कैप्टिविटी नहीं है। आप मधुमक्खी को आप उनको क्या चाहते हैं उसको आप प्रोवाइड करते हैं, मगर फिर भी वो आज़ाद है, कभी भी वो जा सकते हैं आपको छोड़ के, अगर आप ठीक से उनके पास ख्याल नहीं रखा। बर्ताव ठीक नहीं है या फिर जो रिक्वायरमेंट है उनके अगर वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो वो जा सकते हैं। मगर इसको आप ठीक से समझें, उनके लाइफ साइकिल, उनके जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो सभी पूरा करते हैं, तो वो आपके बाग बगीचे में आपके मधुमक्खी के जो बी हाइव है उसमें रहते हैं और आपका परागण होता है और वो सर्विसेज है और हनी, वैक्स, पोलन, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और अंत में बी वेनम, ऐसे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो सभी आपको मिलता है। वाओ, फिर से एक बार समझाइए सर। हनी तो मैंने सुना, वैक्स भी मैंने सुना, वो बाकी 3-4 चीज़ क्या होते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो सुपर फूड्स हैं। अगर आप सुपर फूड्स गूगल करते हैं तो बी हाइव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें से लगभग सभी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। जैसे लोग अभी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं सिर्फ हनी, और कुछ लोग जानते हैं वैक्स। वैक्स तो खाने वाली चीज़ नहीं है, नहीं है। मगर उसको कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और आर्ट इंडस्ट्री में, पॉलिश इंडस्ट्री में सभी लेते हैं। 300 एप्लीकेशंस है
बी वैक्स का। वाह। और खाने वाली जो चीज़ें हैं और कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में जो है वो है पोलन, बी पोलन। बी पोलन एक ऐसी चीज़ है जिसमें 28% से 33% तक प्रोटीन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा। जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें चाहिए वो सभी बी पोलन पूरा कर सकता है। उसमें सभी है, क्योंकि वो फूल में जो पूरा राइप पोलन होता है उसी को मधुमक्खी जाके उसको कलेक्ट करके उसको एक 2 पैलेट बना के, उनके जैसे हमारे पॉकेट्स होते हैं उनके 2 बास्केट्स होते हैं उनके हाइंड लेग्स में, उसमें भर के वो वापस आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक पोलन ट्रैप नाम का एक फिक्सचर होता है, वो मधुमक्खी के बॉक्स के सामने रखते हैं, वो 2 पैलेट्स गिरते हैं। मगर इसको हम एक दिन में सिर्फ 2 घंटे रखते हैं, क्योंकि वो जो पोलन है वो उनके बच्चे के लिए है। तो सिर्फ 2 घंटे जिस दिन बहुत ज़्यादा पोलन इकट्ठा कर रहे हैं उस टाइम हम रखते हैं, तो वो कलेक्ट होता है। उसको थोड़ा ड्राई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और वो भी ट्रे ड्रायर में या फिर छाव में ड्राई करना चाहिए। तो सभी अमीनो एसिड्स उसमें ज़िंदा रहेंगे, और उसको जो कंज्यूम करते हैं वो एक सुपर फूड है, सुपर एनर्जी आता है, आपके जो फैटिगनेस है वो चला जाता है। जैसे कि दोपहर के बाद हमें ये लगता है कि कुछ खाए, कुछ शुगर मिल जाए, कुछ नमकीन मिल जाए, ऐसा लगता है ना, तो वो सब ख़त्म हो जाता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी एथलेटिक्स में पाल लेते हैं, चाहे जो भी सक्सेसफुल एथलीट हो, चाहे फुटबॉल का हो या बास्केटबॉल का हो, जो भी हो, सभी बी पोलन उनके डाइट में होता है। ओके। सो एथलीट्स 100 ग्राम तक कंज्यूम करते हैं एक प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि ये क्या पाउडर फॉर्म में मिलता है या? वो पेलेट्स होते हैं, जैसे कि मेथी के सीड्स होते हैं वो साइज में होते हैं। और उसमें क्या है कि अगर आप कोई एनर्जाइज़र कोई और सप्लीमेंट लेते हैं तो रिस्ट्रिक्शन होता है एथलीट्स को कि ये इसको आप ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। डोसेज भी उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है। इसके बाद जो है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस का मतलब है कि प्लांट रेजिन्स। तो प्लांट एक नया जो पत्ता आता है उसको अगर आप छुएंगे तो थोड़ा चिपचिपाहट होता है उसमें, तो वो प्लांट रेजिन है। वो सैप सीक्रेट करके वो प्लांट रेजिन बाहर आता है। कुछ पेड़ में गोंद जैसा भी वो बाहर आता रहता है, तो वो सभी प्लांट रेजिन्स हैं। प्लांट रेजिन्स में फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा होता है, तो फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा है तो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रोपोलिस, सिर्फ अकेले प्रोपोलिस से 9 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सोप, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप्स, और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। मधुमक्खी उसको स्क्रैप करके उन बी हाइव के पेरीफेरी को ऐसे सील करते हैं वो प्लांट रेजिन से, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और उसका जो फ्रेम है या छतें हैं वो मजबूती से पकड़े रखते हैं वो पेरीफेरी में। वो सभी एप्लीकेशन होता है, मगर प्लांट रेजिन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव फाइटोकेमिकल्स हैं, वो सभी बरकरार रहता है प्रोपोलिस में। तो न्यूजीलैंड में प्रोपोलिस को टूथपेस्ट में डाल के इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे कि बड़े कंपनी एक इंडिया में है, वही कंपनी न्यूजीलैंड में उसको डाल के एक प्रोडक्ट बनाए हैं, क्योंकि रिसीडिंग गम एक जो है एक प्रॉब्लम प्रोपोलिस में वो बहुत अच्छा काम करता है। और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, जो बहुत सारे लोग हैं जो जेनेटल ऑर्गन में कोई फंगस आता है, तो आप जानते हैं कि माइक्रोब्स है, एंटीबायोटिक आप लेते हैं तुरंत आप रिलीव हो जाते हैं। मगर फंगल इन्फेक्शन जो ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में बहुत कम बातें करते हैं लोग,
वो अगर एक भी स्पोर रह गया तो फिर से वो कम बैक हो जाता है। तो एंटी फंगल प्रॉपर्टी और नेचुरल प्रोडक्ट में जो होना चाहिए वो प्रोपोलिस में है। सर लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो अभी तक और लोग और डॉक्टर्स इसको रेकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे रिसेंटली मैंने अभी मोरिंगा पे पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बोला मोरिंगा से ये सॉल्व हो सकता है। फिर हमेशा से कहीं ना कहीं कुछ नए चीज़ आते रहते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से ये अभी तक टेक ऑफ क्यों नहीं किया है? एक एक व्यवस्था है हमारे यहाँ की जैसे कि कोई ड्रग, कोई ऐसे जो सॉल्यूशन अगर लॉन्च होना है तो उसके बैकग्राउंड में बहुत वर्क होता है। जैसे कि कोई नया सा ड्रग अगर लॉन्च होना है तो उसके पीछे 5 से 7 साल तक उसका वर्क होता है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले पेट्री डिश में इसका टेस्टिंग होता है और माइस में टेस्टिंग होता है और उसके बाद ह्यूमन सब्जेक्ट्स में टेस्टिंग होता है, उसमें भी 3 साल बीतते हैं और उसके बाद उसमें कुछ है तो करेक्शन करते हैं। तो 5 से 7 साल तक उनका जो फंडिंग होना चाहिए वो सभी होता है। तो उसको कौन कर सकता है? वो चीज़ को कौन कर सकता है? जो बड़े-बड़े कंपनी हैं वही कर सकते हैं ना। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ उसमें रिसर्च बहुत हो चुका है प्रूवन है। और हाँ, प्रूवन है। प्रोपोलिस क्या है, बी पोलन क्या है, हनी क्या है, वो प्रूवन है। मगर उसको लॉन्च करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सभी शेल्फ में रखने के लिए वो बड़े-बड़े लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स है और सप्लाई चेन है, वो सभी सिस्टम एक मेश होना चाहिए। गॉट इट। तो आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में काफ़ी लर्निंग डेवलपमेंट किया, फिर वहाँ से ग्रोथ और कमिटमेंट कहाँ से हुआ? आप आई थिंक काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज में अच्छे पोजीशन पे थे, यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी ऑल्सो। टेक अस थ्रू दैट जर्नी सर, वो क्या हुआ? हाँ, शुरुआत में तो ग्राउंड ज़ीरो था, तो कुछ भी नहीं था। तो इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा था और फैमिली से थोड़ा उतना सपोर्ट नहीं मिला था शुरू में क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कुछ करेगा और उसके बाद फिर से वो इंजीनियरिंग के बाद पाथ में फिर से चला जाएगा क्योंकि पैसे खर्च किए हैं इंजीनियर बनाने के लिए। तो मैं तो बॉक्स लेके मैं जंगल घूम रहा था। तो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये कुछ सीरियस नहीं है। हाँ, किसी को भी नहीं लगेगा। अगर पहली बार मैं भी सुनूं, सच बोल रहा हूँ, तो बी कीपिंग मैं बोलूँगा इसमें क्या होगा, मतलब फिर वो शायद अंडरस्टूड है क्यों वो वैसे सोचे। फिर आप क्या किए? तभी भी आप किए? हाँ, तभी भी मैंने ये परस्यू किया कि सीखना है तो पूरा सीखना है। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मगर एक सस्टेनेबिलिटी कैसे उसको पाना है बिजनेस में या इस एक्टिविटी में। क्योंकि मैं पहले मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो एक सीजन्ड बी कीपर से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा ये पैशन है, बी कीपिंग तुम्हारा पैशन बन चुका है क्योंकि तू सुबह से रात तक इसी सवाल में पूरा डूबा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आगे जाके तुम्हारे जो ज़िंदगी है वो भी बनना है, करियर डेवलप करना है और तुम्हारा घर भी बनना है और तुम्हें भी डेवलप होना है, तो बिजनेस करना है। एक छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, बिजनेस तो करना ही है। तो बिजनेस करो, लॉस और प्रॉफिट जो भी है उसको देख देख के सीख के उसको बिजनेस तो करना ही है। तो ये सब सीख रहा था, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। सब ये सभी टेक्निकल चीज़ें सीख के एक्सपेरिमेंट करके मधुमक्खी को कभी कभार जंगल में रखना या खेत में रखना, कितना हनी आता है, क्या क्या हो रहा है। तो बाद में बिजनेस वाला जो एक फेज शुरू हुआ, तो तब क्या है कि टेक्निकल चीज़ एक जगह में ख़त्म होता है, उसके बाद सब बिजनेस है। करेक्ट, पैसा कमाना है, राइट, हाँ, उसके अल्टीमेटली। बाद सब बिजनेस है। तो शुरुआत में उतना अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि लोग जानते नहीं है। बिजनेस क्या था स्टार्टिंग में? वही हनी सेल करना अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा हनी
सेल करता था एग्जीबिशंस में। हम्म, एग्जीबिशंस में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था क्योंकि नेटवर्क बनाना है पहले और लोगों से मिलना है। और बड़ा कंपनी तो नहीं है। क्या नाम था कंपनी का? शुरुआत में श्रीधर इंडस्ट्रीज़ कैसा हुआ कि एक कारपेंटर यूनिट था पहले से, बहुत पुराना कारपेंटर यूनिट था। तो मैं बी हाइव्स को वहाँ जाके मैं ले रहा था। तो उसको लेके मैं करता था बी कीपिंग। तो एक दिन उन्होंने बुलाए कि मुझे बहुत आई हैव बिकम वेरी ओल्ड, सो टेक ओवर कर लो। मगर वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी था। तो उसके बाद मैंने कहा कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी तो टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो उन्होंने कहा कि काम सीख लो और बाद में आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये सभी काम सिखाया, ये जो बी हाइव, टिम्बर, वो वुड वुड के बारे में जो भी था। और वो नेटवर्क बहुत अच्छा बना था। तो इसमें पैरेलल कुछ कुछ हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सो मेनी अदर नेम्स हम्म, हमने किया। तो हनी डे बी फार्म्स हमने इंसेप्ट किया। तो एक और पार्टनर भी थे हमारे, हम्म, तो उनके साथ काम किए। तो 13 years we have been together, and very recently I had to come out from that हम्म, organization. तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ था। और एक लेवल पे 5 crores टर्नओवर भी हो रहा था कलेक्टिवली। ओके, बी बी बिजनेस है। हाँ, बी बिजनेस से सभी कुल मिला के, बी बी हाइव मेकिंग, बी कीपिंग सप्लाईज, हनी, हनी में भी डायरेक्ट कस्टमर्स का जो मॉडल है, D2C, B2B, जो दूसरे ब्रांड बल्क में लेते हैं और खुद पैकिंग करते हैं। और ये जो वाइट लेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भी कर रहे थे। और ये जो वैरायटी है हनी में, 22 वेराइटीज़ हनी हम सोर्स करके हम सेल करते थे। हम्म, और इसके बाद ये जो वैक्स है और बी हाई बाई प्रोडक्ट्स है, पोलन है और ट्रेनिंग है, कंसल्टेशन है, सभी कुल मिला के ऐसा हुआ था। क्योंकि सिर्फ हनी में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मैं आपके तरह एक 5 करोड़ का बिजनेस बी कीपिंग या हनी में बनाना चाहता हूँ, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो ऑब्वियस है हनी, फिर आपने इक्विपमेंट के बारे में बताया, थोड़ा डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समझा सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग? श्योर श्योर। अभी शुरुआत में क्या होता है कि सभी किसान ये समझते हैं कि बी कीपिंग का मतलब है हनी, हम्म, सिर्फ हनी। एक्चुअली किसानों को अभी इसमें 3 मॉडल मैं बताता हूँ। एक है किसान के मॉडल जो बी कीपिंग पॉलिनेशन के लिए करते हैं और थोड़ा हनी के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है सर? पॉलिनेशन का मतलब है परागण। अगर देखिए, कुछ पेड़ पौधे हैं जो उनके मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं। तो मेल फ्लावर में पोलन होते हैं और फीमेल फ्लावर में नेक्टर होता है। तो वो वैसे प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए। मधुमक्खी के जो शरीर है, उनके शरीर में 3 मिलियन हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी हेयर्स। और उनका जो विंग बीट्स हैं, एक सेकेंड में 230 टाइम्स बीट्स होते हैं। तभी हमें हम जैसा अच्छा, वाह। सुनाई देते, 230 टाइम्स पर सेकेंड, नॉट मिनट। तो ऐसे बीट करते करते क्या होता है कि उनका जो शरीर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाता है। हम्म, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मतलब है, ये जो कंघी को ऐसे रब करके ऐसे करंट। रखते हैं तो कागज़ ऐसे पकड़ता है ना, जैसे मैग्नेट। तो जब भी मधुमक्खी मेल फ्लावर में जाती है, लैंड होती है, तो पराग जो है, पोलन, वो उनके शरीर में पूरा कवर हो जाता है। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं। और जो पोटेंट है, जो अपोजिट चार्ज है, वो अट्रैक्ट होते हैं। जो उसमें कुछ शक्ति नहीं है, वो ऐसे ही रह जाते हैं, पोलन। तो उसको ऐसे ऐसे रब करके वो 2 पैलेट बना के वो लेके आते हैं। और बाकी के जो पोलन है वो अभी भी रहते हैं उनके हेयर में। और नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए जब वो फीमेल फ्लावर को लैंड करते हैं, जैसे कि डस्ट होता है, डस्टिंग करना, ऐसे पोलन उनके ऊपर गिरते हैं,
तभी वो फर्टिलाइज होता है। बिना ये जो व्हीकल है, ये नेचर का क्रिएट किया हुआ एक परफेक्ट व्हीकल है हनी बीज। हनी बीज, अगर हनी बीज नहीं है तो दूसरे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज है, एंट्स भी है, बैट्स है, बर्ड्स है, और मॉथ्स है, हॉर्नेट्स है, वास्प्स है, स्पाइडर है, इवन माइस विल डू पॉलिनेशन। तो सभी हैं, मगर ये सभी मिला के, सभी कुल मिला के मान लीजिए 20% का कंट्रीब्यूशन है पॉलिनेशन में। मधुमक्खी का 80% तक है। इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट रिप्रोडक्शन हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर पॉलिनेटर्स। अगर ये जो परागण करने वाले कीट हैं तभी वो पॉलिनेशन होता है, नहीं तो सिर्फ हवा में या ग्रेविटी में या कोई भी रैंडमली विजिटिंग कोई इंसेक्ट है तो उसमें नहीं होता है। मधुमक्खी बार बार विजिट करते हैं क्योंकि वो परिवार में रहने वाले एक इंसेक्ट्स हैं, सोशल इंसेक्ट्स हैं, ये सॉलिटरी इंसेक्ट्स नहीं है। क्योंकि वो उनके परिवार के लिए ज़्यादा रिसोर्स चाहिए तो ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, बार बार विजिट करते हैं, तभी वो परागण अच्छा होता है। मगर दूसरे जो इंसेक्ट्स है, अगर उनके पेट भर जाए तो वो बैठ जाते हैं, ज़्यादा कलेक्शन नहीं करते हैं। क्यों कलेक्शन करना है ना? तो इसमें ये सभी एफिशिएंसी है, सभी है, उसमें हनी बीज का बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है। तो पहला मॉडल है पॉलिनेशन के लिए, और कुछ हनी आता है वो रख सकते हैं, चाहे आप मान लीजिए 10 मधुमक्खी के बॉक्स को रख सकते हैं। इसमें मॉडल क्या हुआ वो नहीं समझा सर। जैसे वो पहला किसान वाला मॉडल मैं समझा रहा हूँ। हाँ, जैसे आप किसानों को हनी बीज रेंट करते हैं। तो रेंट नहीं, वो खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए सरकार में इसके लिए सब्सिडी है। अच्छा, 75% सब्सिडी है कर्नाटका में। कितना खरीदना होता है किसान को? 10 बॉक्स तक खरीद सकते हैं। कितने एरिया के लिए? अभी एरिया अगर मान लीजिए कि उनके जो खेत हैं उसके बाद जंगल भी है, और या फिर बहुत ज़्यादा जो फूल मिलने वाले, नेक्टर के जो फूल मिलने वाले जो खेत हैं, तो 25 बॉक्स भी रख सकते हैं। जब ऐसा कोई डिफाइंड नंबर नहीं है क्या? थंब रूल है 25। अगर ये सेराना को, अभी इसमें 3 टाइप्स के बीज हैं जो हम रेयरिंग करते हैं। जो हमारी इंडिजिनस बीज है वो एपिस सेराना इंडिका, उसमें हम 25 तक रख सकते हैं एक जगह में। दूसरे जगह में रखना है तो 500 मीटर दूर जाके रखना है। मगर मिलीफेरा एक स्पीशीज है जो इम्पोर्टेड है, इटली से इंपोर्ट किया हुआ जो स्पीशीज है, तो उसको माइग्रेटरी बी कीपिंग करना चाहिए। तो ये किसानों को उतना अच्छा नहीं बैठता है। मतलब इसका माइग्रेटरी यानी मान लीजिए आपके पास 500 बॉक्स है मिलीफेरा के, एपिस मिलीफेरा, यूरोपियन बीस है वो, तो एक ट्रक में डाल के या 2 ट्रक में डाल के आप सूरजमुखी को जाएंगे, वहाँ उतारेंगे, 1 महीना वहीं रहेंगे, हनी निकालो 2 बार, और उसके बाद सरसों को जाओ, उसके बाद अरहर को जाओ, उसके बाद सौंफ के पास जाओ, अजवाइन के पास, और यूकलिप्टस, जामुन, ऐसे ही जहाँ कहीं भी इसके पॉलिनेशन कराना, नेक्टर अबंडेंट क्रॉप्स है या प्लांटेशन है या जंगल है, आपको पहले से मैपिंग कैलेंडर बना के रखना है कि कौन कौन से महीने में कहाँ कहाँ जाना है। तो ऐसे करेंगे तो आपका जो हनी हार्वेस्टिंग का जो है वो लार्ज स्केल में हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सभी जो स्टेट्स मैंने अभी अभी बताया है वो सभी माइग्रेटरी बी कीपिंग में ही ऐसा हो रहा है। समझ गया। तो उनका मॉडल अलग है, माइग्रेटरी बी कीपिंग मॉडल है। मगर ये जो किसान है, स्मॉल लैंड होल्डर है, 5 एकर्स के अंदर में जो लैंड होल्डिंग रहता है, उनके लिए स्टेशनरी बी कीपिंग ही बेहतर है, और इंडिजिनस बीज को ही पालना चाहिए उन लोगों को। और ऐसे रखेंगे, पॉलिनेशन सर्विस में उनका जो परागण से एग्रीकल्चर इनकम में 30% से 50% तक ऐड होता है। अच्छा, हाँ,
अभी जस्ट टू रिवाइज कि हम किसानों को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि वो बीज का इस्तेमाल करना चाहें पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि हम बिजनेस मॉडल्स का बात कर रहे थे, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसमें 2 तरीका का आपने बताया, एक है माइग्रेटरी मॉडल और एक है परमानेंट मॉडल। और अगर मैं एक छोटा किसान हूँ तो 5 एकड़ के नीचे मुझे परमानेंट मॉडल ही करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि 30 से 50% मेरा इनकम बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। अभी सबके कान खड़े होंगे सर। श्योर कैसे? अभी कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि उसको कुकुरबिट्स बोलते हैं, करेक्ट। ये क्रीपर बेस्ड सब्जी या फल, गार्ड्स, वाटरमेलन, जो भी है, सो पम्पकिन, ये सभी जो है वो कुकुरबिट्स फैमिली में आता है। तो उसमें अगर आप 5 बी कॉलोनीज, कॉलोनी का मतलब परिवार, कॉलोनी का एक मतलब, कॉलोनी कैसे डिफाइन करते हैं? कॉलोनी का मतलब है कि उसमें वर्कर बीस होते हैं, बच्चे होते हैं छतों में, और कुछ नर मक्खी होते हैं और एक क्वीन होती है। तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, एक परिवार है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक परिवार यानी 1 एकड़ में 5 परिवार रखेंगे। एक बॉक्स में एक ही परिवार रहता है। एक बॉक्स में एक परिवार, एक ही परिवार रहता है। मतलब 25 बॉक्स मतलब 25 या परिवार। 25 परिवार। तो 1 एकड़ में अगर आप 5 परिवार को रखते हैं, मधुमक्खी की परिवार, तो आपके जो यील्ड है 80% तक ज़्यादा हो सकता है। कैसे? 80%, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन है, आप अभी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये जो क्रीपर में वहाँ होता है और फीमेल फ्लावर वहाँ होता है, बहुत दूर होता है। उसको क्रॉस करने के लिए मधुमक्खी चाहिए। मधुमक्खी के बिना किसान कैसे कर रहे हैं? अभी तो वही एक गैप है एग्रीकल्चर में कीड़ा अभी जो वीड़ा हो रहा कैसे है। भी हो कोई। नहीं, क्या हो रहा है कि देखिए, इंडिया एक ऐसे कंट्री है जो सभी अबंडेंट में है ना। प्रकृति में सभी कीड़े थे, सभी पक्षी थे, सभी चीज़ अच्छे थे। हमारे इंडिया में 714 बी स्पीशीज हैं, जिसमें से 5 स्पीशीज सोशल बीज हैं। ऐसे जो डाइवर्सिटी बहुत कम कंट्रीज में है, बहुत ही कम कंट्रीज में है। सॉलिटरी बीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ कंट्रीज में, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में सॉलिटरी बीज यानी एक ही सॉलिटरी लाइफ जीवित रहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में नहीं मतलब रहते, अकेला रहना चाहते हैं। अकेले। सोशल बीज हाँ, मिलजुल के सोशल रहे। बीज हमारे कंट्री में 5 स्पीशीज है, मेन 5 स्पीशीज है। तो इतने अबेंडेंस में थे। अगर आप 25 साल या 30 साल से पहले अगर यहाँ जो गांव है, अगर लोगों को पूछेंगे कि मधुमक्खी वो दिन में कैसे और कितने मिलते थे, अभी क्या मिल रहा है, तो वो बोल देते हैं कि अभी दिखता भी नहीं है। तो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। तो पहले उसके बारे में जानने के लिए कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि प्रकृति में वो थे, उनके अवेलेबिलिटी थे। तो अभी किसान क्या कर रहे हैं कि ज़मीन को तैयार करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बहुत इंटरेस्ट लेके उसमें ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं या इनऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, मगर कुछ करते हैं। इंटरवेंशन तो है, सॉइल को, फर्टिलिटी को अच्छा करने के लिए इंटरवेंशन करते हैं। पानी सिर्फ बारिश के इसमें निर्भर नहीं है, इरिगेशन करते हैं। तो सीड्स जो है और प्लांट जो है, ये जो पौधे हैं, उसको दूर से लेके आते हैं, अच्छा होना चाहिए। जब वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फूल आता है, तो उसको कौन कन्वर्ट करता है? फूल से जो फ्रूट सेट होता है, कौन कन्वर्ट करता है उसको? पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स के लिए क्या इंटरवेंशन किया है? कोई भी इंटरवेंशन नहीं है ना। तो सभी के बारे में इंटरवेंशन हो चुका है, अगर पॉलिनेटर्स के लिए कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। किसान अभी भी प्रकृति को छोड़ रहे हैं कि वो आएंगे, शायद आ जाएंगे, शायद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना एग्रीकल्चर में। आप कह रहे हैं कि बीज का इस्तेमाल करके 70% इनकम बढ़ सकता है। हाँ, एटलीस्ट 30 to 50% तो कुछ क्रॉप्स में तो और भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि सनफ्लावर फार्म में, 10 एकड़ के सनफ्लावर फार्म में अगर मधुमक्खी को एफिशिएंटली करेंगे, मधुमक्खी पालन को,
तो उनका जो रेगुलर इनकम है, रेगुलर प्रैक्टिसेस है, उसके साथ 3 लाख रुपया ज़्यादा मिला था पर एकड़ फॉर 10 acres. 3 lakh rupees more for whatever he has done the same practices. उसका जो मिला था उससे ज़्यादा मिला था 3 लाख रुपया, क्योंकि उनके जो सीड्स हैं, सीड्स मोटे थे और सभी सेटिंग अच्छे हुए थे और वेट भी ज़्यादा था, ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा था। तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ ये नंबर्स में नहीं है और वेट में भी नहीं है, क्वालिटी में भी है। जो आप क्वालिटी आप पैदा करना चाहते हैं प्रोड्यूस में, आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, अगर ठीक टाइम पे पॉलिनेशन होता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ज़्यादा होगा और उसका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगा। तो ग्रेड में हम पीछे हैं। अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर फ्रैगमेंटेड एरिया है, फील्ड है इंडिया में, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस है वो अलग है, आपका जो प्रैक्टिस है वो अलग है और आपके नाइबर के प्रैक्टिस अलग है। तो जो प्रोडक्शन आता है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है ना। तो इसी के वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट में बहुत हम मार खाते हैं, ग्रेड नहीं मिलता है। तो ग्रेड इम्प्रूव होना है तो आपको बी कीपिंग इंटीग्रेट करना है। आई थिंक 1-2 पॉइंट है, जैसे ये बड़े बड़े कंपनीज जो हैं आज के डेट में खुद सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड आज रियलिटी में अगर एग्रीकल्चर में बात करें, जैसे आप जानते होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि मेरा वैरायटी सेल्फ पॉलिनेटेड है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सर, तो शायद मुझे बीज का ज़रूरत है ही नहीं, राइट। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर मैं अपने फार्म में केमिकल यूज़ कर रहा हूँ तब बीज मेरे मर जाएंगे। 90% एग्रीकल्चर में तो हो रहा है सर केमिकल स्प्रे, उसके बावजूद मैं कैसे करूँ बी कीपिंग? हाँ, अभी एक बड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है कि पेस्टिसाइड भी है तो बी कीपिंग कैसे इसको इंट्रोड्यूस करें। अभी जो पेस्टिसाइड इंडिया में, वियतनाम में और ब्राज़ील में और अफ्रीका में जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कोई भी बी फ्रेंडली नहीं है। तो बीज मरते हैं पेस्टिसाइड से, उससे कोई सभी जानते हैं। मगर इसमें क्या है कि मैंने देखा है कि अगर क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है और टाइम ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स, अगर उसको जुडिशियसली अगर आप मैनेज करते हैं तो आप बीज को सस्टेन कर सकते हैं। देयर विल बी कैलकुलेटेड रिस्क्स, मगर फिर भी बी कीपिंग को सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि किसानों को पता होना चाहिए कि कब स्प्रे करना है, कब स्प्रे नहीं करना है। जैसे कि फूल के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे को अवॉइड करना है, फ्लावरिंग या फ्लावरिंग के टाइम पे, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे पॉलिनेटर्स विजिट करना है तभी उसका सेटिंग होता है। और बहुत एक SOS आ गया, SOS का फेज़ आ गया। फूल है मगर फिर भी पेस्टिसाइड यूज़ करना ही है, तो आपको शाम को करना है, जिस टाइम में बी एक्टिविटी बहुत कम होता है और वापस उनके बी हाइव के अंदर जाते हैं अपने घर में। तो लिमिटेड एक्टिविटी में जो होता है टाइम, उस टाइम पे स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा डैमेजेस नहीं होगा। तो किसान है तो आपके फसल को, प्राइमरी क्रॉप को बचाना है तो आपको डिसीजन लेना है। मगर ये देखिए कि क्या क्या करना है, और क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि पेस्टिसाइड स्प्रे जो होता है वो डर से होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है मगर फिर भी उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फील्ड में ही रहता हूँ, तो कभी कभार लेबर को बचाने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट स्प्रे कर रहे हैं मान लीजिए, तो एक स्प्रे तो हो रहा है तो लेबर तो खर्च हो रहा है, तो उस न्यूट्रिएंट के साथ पेस्टिसाइड भी डाल देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन, कोई
कोई कीड़ा आ रहा है, आ सकता है, अभी नहीं आ रहा है, नहीं आया है मगर फिर भी आ सकता है, तो उसको एक क्या करते हैं, थोड़ा एंटी फंगल भी डाल देते हैं और न्यूट्रिशन भी है और पेस्टिसाइड भी है, तीनों को मिक्स करके वो स्प्रे मार देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा लेबर बच गया, क्योंकि न्यूट्रिशन स्प्रे करना था, उसके साथ साथ दोनों भी स्प्रे कर दिया। जैसे कि एनालॉजी हम लेंगे तो आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं कि आपको डर है कि कल आपको कोई इन्फेक्शन होगा। और दूसरी बात आपने जो कहा कि सेल्फ पॉलिनेटेड, तो यूरोप में बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में स्टडी भी हुआ है कि चाहे वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो, फिर भी इंट्रोड्यूस करें बीज को, तो आप मान लीजिए कि मिनिमम इतना पैदावार आएगा, उससे 20% ऐड हो सकता है। जैसे आपने क्रॉस पॉलिनेशन समझाया सर, सेल्फ पॉलिनेशन समझा सकते हैं क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आप अंदर ही वो कर सकते हैं, वो पोलन को गिरा के या कुछ पैंथर करके। पोलन होता है या नहीं हाँ होता है? हाँ, होता है। जैसे कि देखिए, अरिकानट है, बिटल नट है, जो ये माना जाता है कि ये विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है। हाँ है, विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर उसमें जो अरेंजमेंट है, ऊपर वाले जो ये है इन्फ्लोरेसेंस है, वो मेल फ्लावर्स होते हैं, और नीचे वाले इन्फ्लोरेसेंस में जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। और मेल फ्लावर्स में नेक्टर होता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस में मेल फ्लावर्स में नेक्टर होता है। और अगर आप अरेकानट प्लांटेशन में फरवरी के जो महीने होते हैं, अगर अंदर जाते हैं तो परफ्यूम जैसा अरोमा आता है उसके अंदर, महसूस किए हैं कभी? तो क्यों छोड़ रहे हैं वो अरोमा, उसका मतलब क्या है? वो तो हमारे लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं अरोमा, वो अरोमा जो छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, किसके लिए? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्लांट्स मांग रहे हैं कि हमें पॉलिनेटर्स चाहिए, है ना? तो अगर वो नहीं है तो क्यों अरोमा छोड़ेंगे वो, है ना? तो ये जो मधुमक्खी वहाँ जाते हैं पोलन को कलेक्ट करने के लिए, तभी वो पोलन को डिसलॉज करते हैं, फ्री करते हैं। कुछ ह्यूमिड कंडीशन में वो पोलन गिरता नहीं है नीचे, तो ये सब घूम घूम के पोलन को गिरा देते हैं, और कुछ हवा में भी रिलीज कर देते हैं। तो हवा जो ब्लो होता है, तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और ऐसे ही उसका होता है। तो 15 to 20% उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट है कि कुछ क्रॉप्स है जो पॉलिनेशन में कोई डिपेंडेंस नहीं है। एग्जाम्पल? जैसे कि अरिकानट है, और पैडी है, और वीट है, ये सभी विंड पॉलिनेटेड है। मगर मधुमक्खी पैडी में भी पोलन कलेक्ट करते हैं, वीट में मेज में भी पोलन इकट्ठा करते हैं। मेज भी विंड पॉलिनेटेड है ना? तो डिपेंडेंस नहीं है, विंड में हो सकता है, मगर विंड को ज़्यादा पोलन रिलीज कौन करता है, और कैसे डिसलॉज करके ज़्यादा परसेंटेज में पोलन कौन फैलाता है? अगर वो फैलाता है, जैसे कि ग्रेप्स भी ग्रेविटी में होता है पॉलिनेशन, मगर फिर भी मक्खी वहाँ घूमते हैं। मक्खी का आदत है सभी पुल को जाना, विजिट करना, एक्सप्लोर करना, वो सभी आदत है। तो ऐसे करते करते डिपेंडेंस तो नहीं है सेट होने के लिए, मगर प्रोडक्टिविटी अगर 20% ज़्यादा होता है एडिशनल सर्विसेज बनने के बाद, तो किसको नहीं चाहिए? तो बेसिकली आप कह रहे हैं चाहे क्रॉस पॉलिनेटेड हो, सेल्फ पॉलिनेटेड हो, विंड पॉलिनेटेड हो, हनी बीज उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सकती है। यस, किसी भी क्रॉप में। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए ठीक है, मानता हूँ कि ये सच है। लाइक आई एम अज्यूमिंग, मैं एज अ किसान बात करूँगा सर, और थोड़ा आपको क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कि मैं अज्यूम कर लिया कि बी कीपिंग करना है, मुझे अपने फार्म में बीज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आई थिंक आपने कहा 5 बॉक्स लगेंगे रफली 1 एकड़ में, और उस बॉक्स का कॉम्पोजिशन 1 क्वीन 1 फैमिली करके होता है। इसका एंगेजमेंट मॉडल कैसे होता है? मुझे कितना ये कॉस्ट लगेगा?
एंड इसमें मुझे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि अगर आप सही तरीके से बी कीपिंग करो, स्टार्टिंग से कॉस्टिंग से लेके सही तरीका क्या होता है बी कीपिंग का, समझा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा? देखिए, पहला जो है, आप इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग लेना चाहिए इसमें, कि नाम क्या है, कैसे दिखते हैं। ऐसे जो इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होता है वो एक दिन का भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि बॉक्स में कौन कौन से पुर्जे हैं, और मधुमक्खी कैसे दिखते हैं, वर्कर भी कैसे दिखती है, और नर मक्खी कैसे दिखते हैं, और क्वीन। अगर हम क्वीन भी गूगल करते हैं तो दिखता है, गूगल में तो दिख जाता है। कौन सा दिखता है? वो मिलीफेरा का क्वीन ज़्यादा दिखता है, एपिस मिलीफेरा का। अगर हम एपिस सेराना को पाल रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो क्वीन कैसे दिखती है, कैसे घूमती है, और अंडे अंडे जब देती देती है पीछे घूम के, तो वो कैसे दिखती है। वो सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए। और उसके बाद 1 साल तक फॉलोअप करना है। कोई एक्सपीरियंस्ड बी कीपर या साइंटिस्ट जो भी एक्सटेंशन सर्विस दे रहे हैं नज़दीक में, उनके साथ जुड़ के थोड़ा इंफॉर्मेशन टाइमली उनको लेना है। कैसा इन्फॉर्मेशन सर? जैसे कि मैंने अभी इंस्पेक्ट किया, मुझे कुछ दिख रहा है, और ये क्या है? तो टेक्नोलॉजी है, फ़ोटो खींचो, व्हाट्सएप में भेजो, ये कुछ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो वो बोलेंगे कि इसका मतलब ये है, तो ये करना है, ये करना नहीं है, ये सब होता है। तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ जाओ जहाँ बी कीपिंग हो रहा है, बार बार जाओ, सीखो, उनके साथ काम करो, हाथ लगाओ। वो डंक मारते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस ले लो, कितना जलन होता है, जो भी है, वो एक्सपीरियंस लेके ही इसको सीखना है। जैसे कि मैंने सीखा है, मैं इंजीनियरिंग जब मैं परसू कर रहा था 3rd ईयर, तो हर वीकेंड शनिवार भानुवार मैं वहाँ रहता था, सैटरडे संडे फील्ड में रहता था। मुझे इंटरेस्ट था तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो इंटरेस्ट है तो सीखना है, तो जाके सीखना है, थोड़ा घूम घूम के ही सीखना है। और इसका जो फेज़ होता है उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने अभी अक्टूबर में शुरू किया है, तो अगले साल अक्टूबर तक क्या क्या हुआ, क्या क्या वेरिएशंस हुआ, कौन कौन से सीजन्स में क्या क्या हुआ, और क्या क्या मेजर्स आपने लिया है उसको सस्टेन करने के लिए, कितना हनी निकला है आपके इकोसिस्टम में। और पॉलिनेशन का जो एवेल्युएशन है आपको खुद ही करना है, कोई और आके तो उसका डिफरेंस नहीं बताते हैं, है ना। तो ये सभी वो फेजेस उनको पार करना है। तभी भी सर, अगर आपको ऊपर ऊपर से कुछ बेसिक डूज या डोंट्स बोलने हैं कि बी कीपिंग में ये चीज़ करोगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ये चीज़ करोगे तो आपका खराब हो सकता है। तो एक है इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, और दूसरा है क्वालिटी बीहाइव्स और क्वालिटी कॉलोनीज को परचेस करना। वो ट्रेनिंग अगर हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या है, बॉक्स के क्वालिटी का मतलब क्या है, और कॉलोनी के क्वालिटी का मतलब क्या है। ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा, और बाद में उसको खरीदिए। खरीद के बाद उसको कितना कॉस्ट होता है एक बॉक्स का टिपिकली? 4500 होता है। यहाँ जो कर्नाटका का जो प्राइस है वो है और उसमें कितने 4500। बीस होते हैं एक फैमिली में? उसमें 4 फ्रेम से 6 फ्रेम तक होता है। छते भी होते हैं, वैक्स के छते, और पॉपुलेशन भी होता है 20 का। 20 वर्कर 20 का, और उसके अंदर उनके बच्चे होते हैं। बच्चे का मतलब है कि तीनों स्टेजेस होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा। लाइफ साइकिल है सभी इंसेक्ट्स के। तो वो सभी लाइफ साइकिल उसमें जीवित रहना चाहिए, और छते नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, और हेल्दी होना चाहिए। वो सभी चेक करके उसको लेना है, और लेने के बाद उसको वीकली इंस्पेक्शन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान लोग यहाँ गलत करते हैं, वो खरीद लेते हैं, उसको चेक करते ही नहीं है। चेक करके क्या देखना होता है? उसका लाइफ साइकिल देखना है, कितना पोलन इकट्ठा हो रहा है खुद के लिए, कॉलोनी सस्टेन करने के लिए कितना इकट्ठा हो रहा है,
नेक्टर कितना कलेक्ट हो रहा है, क्या वो कलेक्ट कर पा रहे हैं खुद के लिए या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको फीड करना है, नहीं तो वो चले जाएंगे, है ना। तो माइग्रेट हो जाएंगे। डेजर्शन एंड माइग्रेशन इज देयर नेचुरल ट्रेट व्हेन कम्स टू एपिस सेराना। ये जो इम्पोर्टेड बीस है उसका अलग सा मैनेजमेंट है, ठीक है। तो गलती यहाँ होता है कि किसानों को ये लगता है कि ये एग्रीकल्चर ही नहीं है। ये सभी एग्रीकल्चर है, मधुमक्खी पालन भी एग्रीकल्चर ही है, मगर इनकम टैक्स के जो रूल होता है और उसमें जो कैटेगरी है, मधुमक्खी पालन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाता है क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी है, ऐसा कुछ लिखा गया है। मगर एक्चुअली हम जो किसान वेट करते हैं टाइमली रेन का और फसल का, वो भी मधुमक्खी पालन में भी ऐसा ही होता है। तो किसान क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये खेती से जुड़ा नहीं है, ये अलग अलग सा है, तो वो खरीद तो लेते हैं, तो वहाँ रख देते हैं, उसको चेक नहीं करते हैं। तो टाइमली इंस्पेक्शन नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं होता है। क्योंकि पेड़ पौधे में आपको पत्ता देके आपको पता चल जाता है कि इसमें कोई डिफिशियंसी है, इन्फेक्शन है या पेस्ट अटैक है या कुछ पता चल जाता है। मगर ये जो मधुमक्खी पालन है वो सभी बॉक्स के अंदर रहते हैं, तो बाहर से क्या दिखता है, वो बाहर आ रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। मतलब मधुमक्खी मैंने बॉक्स डाल दिया तो वो खुद आप मतलब खोल देते हो ताकि वो पॉलिनेशन कर ले? नहीं, वो तो खुला रहता है। हाँ। एक एंट्रेंस होता है, एक ही एंट्रेंस एक ही एग्जिट है, वो खुला ही रहता है, हमेशा खुला ही रहता है। वो जाते रहते हैं आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो अंदर जो है इसमें क्या है कि होम बीस होते हैं और फोरेजर्स होते हैं। 2 रैंक होते हैं मधुमक्खी में, होम बीज और होम बीस और फोरेजर्स। फोरेजर्स। फोरेजर्स का मतलब वो बाहर जाके फोरेज करते हैं, नेक्टर, पोलन पूरा और टीम है उनका। हाँ टीम। तो नेक्टर, पोलन और पानी। सो नेक्टर में उनको शुगर्स मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, पोलन में उनको प्रोटीन मिल गया और पानी में सॉल्ट्स एंड मिनरल्स मिल गया। सभी डाइट हो गया ना, तो लेके जाते हैं फोरेजर्स। हाँ फोरेजर्स। तो होम बीस का जो काम है वो बच्चों को खाना देना, हर 3 मिनट में एक लार्वा को फीड करते हैं, हर एक लार्वा को हर 3 मिनट में एक बार। तो जितने बच्चे हैं उतने ही नर्स बीस होते हैं, तो वर्कर्स में डिवीजन होता है। तो बच्चों को खिलाने के लिए, देखभाल करने के लिए नर्स बीस होते हैं, वर्कर बीस। और उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, 35 डिग्रीज के अंदर रहना चाहिए अगर हेल्दी ब्रूड होना चाहिए तो। और उसके बाद क्लीनिंग करते हैं, सेल्स को क्लीन करने के बाद ही रानी आके अंडे देती है। और पहरा देना, जो सिक्योरिटी करते हैं गार्ड बीस, तो एंट्रेंस में गार्ड बीस होते हैं, तो कोई शत्रु आ जाए तो अंदर मैसेज फैलाते हैं कि बड़ा सा शत्रु आया है, सभी इकट्ठा हो जाए अटैक करने के लिए। या फिर रॉबिंग करने के लिए भी आते हैं। रॉबिंग का मतलब है कि सेम स्पीशीज के दूसरे हाइव के जो बीस हैं वो रॉबिंग के लिए आते हैं, तो उनको भगा देते हैं वहीं से। तो वो भी होता है। तो वो गार्ड बीस के बहुत ये है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस है। मल्टीप्लिकेशन नॉन स्टॉप होते रहता है। किसका मल्टीप्लिकेशन? आप मतलब रिप्रोडक्शन जो हो रहा है। रिप्रोडक्शन है, क्वीन का एक स्टोरी है। क्वीन जो है वो पूरे लाइफ में एक ही बार मीटिंग होती है। अच्छा। क्वीन की वो मीटिंग जो है, क्वीन जब तैयार होती है मीटिंग के लिए, वो ऊपर उड़ती है फास्ट और एक एल्टीट्यूड में उड़ती है। तो जो पूरा तंदुरुस्त है, हेल्दी है, ऐसे नर मक्खी ही वहाँ जाके मेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत क्या बोलते हैं, मोटे हैं या फिर उतने हेल्दी नहीं है, उतना ताकत नहीं है वहाँ ऊपर तक उड़ने के लिए उतना फास्ट, बट क्वीन उड़ पाती है। क्वीन इज ऑलवेज वेरी हेल्दी व्हेन इट। वर्जिन क्वीन जो है, जो कन्या रानी है, वो बहुत लाइट होती है और बहुत फास्ट भी होती है। तो 1 डज़न ड्रोन्स का मतलब है नर मक्खी,
के साथ मेटिंग होता है। वो उड़ते उड़ते ही मेटिंग होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सभी स्पर्म्स जो है उसके अंदर एक स्पर्मोथीका नाम का एक सैक होता है, उसके अंदर भर के रखती है और वापस आती है अपने जो हाइव है उसके अंदर बॉक्स। अंदर आके 2-3 दिन उनका जो इंटरनल ऑर्गन है वो सेटिंग होता है और सेटिंग होने के बाद अंडे देने शुरू कर देती है। 3 साल तक वो जिंदा रहती है क्वीन, 3 साल तक। और हर एक दिन 500 से 1000 अंडे देने का उनका स्ट्रेंथ होता है, कैपेसिटी होता है। मगर कितने अंडे देने हैं, कौन से अंडे देने हैं या अंडे देना बंद करना है, वो सभी कंट्रोल वर्कर बीज के साथ होता है। वर्कर बीज कम्युनिकेट करते हैं कि क्या करना है क्वीन। अच्छा, वो कंट्रोल कर सकती है क्वीन। हाँ, तो वर्कर बीज का ही कंट्रोल है पूरा। अंडे देने के बाद 21 डेज के बाद वो अडल्ट वर्कर भी बन जाती है। और 21 डेज होम बीज जो डिफरेंट रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और उसके बाद 21 डेज फॉरेजर भी बनते हैं। सब लोग सब कुछ करते हैं। हाँ, सब लोग सब कुछ करते हैं। वो चेंज होता है रोल, उनके उम्र के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो एक बॉक्स में जब हम आते हैं लगभग 20-25 भी होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ज़्यादा कितने होते हैं? अभी सराना में देखिए 5,000 से लेके 15,000 तक 20 होते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में। अच्छा, फिर रिप्रोडक्शन करते करते कितना होता है? वो 15,000 तक हो जाते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी 15,000। 5 से 7,000 तो होते हैं जब हम देते हैं नई कॉलोनी। और रिप्रोड्यूस करते करते 15,000। हाँ, हो जाते हैं 15,000 तक होते हैं ना। पुराने वर्कर बीस मरते रहते हैं, नए वर्कर बीस आते रहते हैं, कंटिन्यूस है। थियोरेटिकली एक कॉलोनी को कोई डेथ नहीं है, क्योंकि अगर वर्कर बीस जो मरते रहते हैं, नए वर्कर बीस आते रहते हैं। अगर क्वीन की भी डेथ होती है तो वर्कर बीस दूसरे या तीसरे एज का जो लार्वा है, दिन के लार्वा है, उनको क्वीन बना देते हैं। तो इट्स लाइक अमालगमेशन ऑफ कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि वर्कर्स रूल करते हैं, वर्कर्स ही डिसाइड करते हैं, जैसे कि कुछ कम्युनिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है। और क्वीन स्टार्टिंग में एक ही होती है? एक ही है, हमेशा एक ही होता है। उसको यू सोशल स्टेटस बोलते हैं। ये सोशल बीस में ऐसा ही होता है, एक ही क्वीन होती है। बट अगर क्वीन का डेथ हो गया फिर? क्वीन का डेथ हो गया तो दूसरा क्वीन बना देते हैं, एक लार्वा को आइडेंटिफाई करके उसमें एक स्पेशल फूड डालते हैं, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। रॉयल जेली एक लिक्विड है, वो भी सुपर फूड है। उसको भी कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक है, उसको बना के रॉयल जेली भी हार्वेस्ट कर सकते हैं हाइव से। इंटरेस्टिंग। तो लगभग 1 एकड़ में सर मेरा खर्चा ये 5 बॉक्स लगाने का 20-25 हज़ार रुपये, और मुझे वो 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपने बोला था रफली 10 एकर्स में 3 लाख रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सनफ्लावर में, हाँ, सनफ्लावर में। तो मेरा नेट कॉस्ट तो उतना ही हो जाएगा ना सर? तो मुझे क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट तभी मिलेगा? देखिए, अगर आप सिर्फ हनी के बारे में सोच रहे हैं, अभी इसमें सब्सिडी का पार्ट भी है, 75% सब्सिडी का पार्ट भी है, तो 1,125 रुपीज़ पर यूनिट। अच्छा, 4,000 बॉक्स पे 75% सब्सिडी, 1,125 रुपीज़ पर बॉक्स। उतना ही इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको सब्सिडी का ये बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करके हो जाएगा तो। कौन एलिजिबल है सब्सिडी के लिए? सभी किसान, कोई भी किसान। ठीक है, हो जाएगा। तो ये कर्नाटका का रूल है। दूसरे स्टेट्स में दूसरे रेट ऑफ सब्सिडी चेंज होता रहता है। किसी को 50% मिलता है, किसी को 40% मिलता है, कभी कभार 90% भी मिल जाता है। वो अपने स्टेट्स का जो रूल्स पॉलिसीज है वो उसमें निर्भर करता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और कुछ लोन्स है जो PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, खादी ग्रामोद्योग का, उनका भी लोन मिलता है बी कीपिंग प्रोजेक्ट्स में। तो उसमें 30% सब्सिडी भी मिल जाता है लोन पे।
आप 20 लाख से 50 लाख तक आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पूरा कॉम्प्रहेंसिव, सिर्फ बॉक्स को खरीदना ही बॉक्स नहीं, हनी प्रोसेसिंग यूनिट, हनी प्रोजेक्ट मोड में, पैकेजिंग, हाँ, पूरा पूरा प्रोजेक्ट मोड कर में। सकते हैं। मार्केटिंग को भी आप थोड़ा वर्किंग कैपिटल में डाल के थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें ना के बराबर है। अगर आप किसान हैं तो पॉलिनेशन सर्विसेज को भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो पहले ही साल में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। पॉलिनेशन सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसको बाद में सोचेंगे, उसको साइड में रख देंगे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि हमें हमारे फिजिकली कुछ मिल रहा है, वैक्स, हनी, पोलन, इसके बारे में बात करेंगे, परागण के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसे बोल देते हैं। पॉलिनेशन एज अ सर्विस आप बोल रहे हैं? हाँ, सर्विस, मगर उसमें पैदावार ज़्यादा हो रहा है तो एक टर्म है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पॉलिनेशन। अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पॉलिनेशन जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकता है ना? कैसे? जैसे कि कितने एकर्स है हमारे भारत में जो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में डिपेंडेंट है? कितने एकर्स हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन से डिपेंडेंट हैं? और कितने कितने लोग बी कीपिंग कर रहे हैं, और कितने खेत में बीज है नहीं है, और हमारे पास कितने नेचुरल कॉलोनीज है नहीं है, कितने लॉस हुआ है, उसका कोई डेटा नहीं है। अगर आप, मैं बोलता हूँ, ये जो कर्नाटका में ये मलप्रभा एक नदी है जो कृष्णा रिवर के एक ट्रिब्यूटरी है, वहाँ से आती है। तो वहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंडोवी है जो गोवा से आती है, तो मलप्रभा यहाँ भी है। गदग नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से लेके बेलगाम तक एक रूट है। तो वहाँ जाएंगे तो आगे पीछे आप देख सकते हैं कि कम से कम 20,000 एकड़ में सनफ्लावर होता है। 20,000 एकड़? हाँ, और भी ज़्यादा भी हो सकता है। मगर एक भी आदमी नहीं जो बी कीपिंग कर रहा है। तो मुझे ना अभी मैं देखता हूँ कि सभी हनी दिख रहा है, मगर हाथ में तो नहीं आ रहा है। तो हमारा जो बी कीपिंग में जो कमर्शियल स्केल में हनी हार्वेस्ट करते हैं, तो हमारा एक थंब रूल है कि 1 एकड़ के लिए 1 बी हाइव। तो अगर वहाँ देखेंगे 20,000 एकर्स हैं तो 20,000 हाइव्स वहाँ लग सकते हैं। हाइव्स इज डिफरेंट फ्रॉम बॉक्स? हाइव के अंदर ही, हाइव एक टेक्निकल टर्म है बॉक्स के लिए। बॉक्स के लिए जो हम लोग नेचुरली मधुमक्खी का देखते हैं उसको हाइव क्योंकि कहते हैं। बॉक्स का डेफिनेशन है कि सभी जगह बंद हो जाएगा, मगर हाइव में एंट्रेंस खुला होता है। तो आप मान लीजिए 20,000 हाइव या कॉलोनी को वहाँ रख सकते हैं। तो एक एक कॉलोनी में सिर्फ वो 1 महीने में 8 किलो निकलेगा हनी। 8 किलो इंटू 20,000, तो उतना हनी किसी को नहीं मिल रहा है और परागण भी पूरा नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये सेकंड बिजनेस मॉडल हो गया आपका। एक तो आप बीज बॉक्स बेच रहे हैं एंड पॉलिनेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं। दूसरा हनी और पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए रेंट भी आप दे सकते हैं। करेक्ट। सो बिजनेस मॉडल नंबर 1 is just selling the bee box. Business model number 2 is pollination, renting the bee box for pollination. और तीसरा एंड सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हनी का। आई थिंक ऑफन इग्नोर्ड एग्रीकल्चर में, जैसे आपने कहा, बी कीपिंग को लोग एग्रीकल्चर के रूप में देखते ही नहीं है। एक और चीज़ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, वो है हनी। जैसे हम बात कर रहे हैं बी कीपिंग एज अ सर्विस, बट द बिगेस्ट बिजनेस मॉडल लाइक यू मैंशनड इज हनी। मैं अभी सर पूरा जब आप बात कर रहे हो विजुअलाइज कर रहा हूँ, आँख बंद करके मेरे दिमाग में पूरा पिक्चर चल रहा है। अब मुझे वो पिक्चर में समझाइए कि हनी कौन से स्टेज पे बनता है, कैसे बनता है। बीज निकले आपके, फॉरेजर्स निकले, मेटिंग हुआ, वापस आए, फैमिली है वहाँ पे, हनी कहाँ फॉर्म हो रहा है, कब फॉर्म हो रहा है, समझा सकते हैं थोड़ा? ये हनी जो फेज है वो टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो काम है वो होने के बाद वो हनी निकलता है। जैसे कि आपने कॉलोनी खरीदा है और उसको देखभाल किया है पूरे साल में, तो साल में बारिश के सीज़न में
उसको अभाव बोलते हैं। तो अभाव के सीज़न में क्या होता है कि उनको खाना नहीं मिलता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बारिश होता रहता है। तो उनको हमें फीड करके उनको सस्टेन करना है। तो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप फीड करते हैं तो वही वो हनी में आ जाता है, अडल्ट्रेटेड हनी है, वो है, ये है। मगर वो टाइम पे हम जो हनी का चेम्बर है, 2 चेम्बर्स होते हैं उसमें, बीहाइव में, बॉक्स में। तो एक चेम्बर है ब्रूड चेम्बर, जो उनके परिवार रहते हैं। सभी लाइफ साइकिल सभी जो है वो सभी ब्रूड चेम्बर में होते हैं। ऊपर वाले जो चेम्बर हैं वो हनी चेम्बर हैं, जो जिसमें सिर्फ हनी इकट्ठा होता है। तो जब भी हम फीड देते हैं तो ऊपर वाला जो फ्रेम्स है उसको निकाल देते हैं और वहाँ फीड करने के लिए जो बोल होता है उसको रख देते हैं अंदर सेराना में। तो मिलीफेरा में ये थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया में वो एक बैड प्रैक्टिस भी है, और मैं ये बैड प्रैक्टिस नहीं कहता हूँ क्योंकि यहाँ का जो सब ट्रॉपिकल कंडीशन है और नेक्टर फ्लो का जो सीज़न है उसके हिसाब से, और लोडिंग अनलोडिंग का जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से किसान या मधुमक्खी पालक हनी को ब्रूड चेम्बर के फ्रेम से ही वो निकाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हनी को सिर्फ सुपर चेम्बर में ही निकालना है। मगर इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में 1,46,000 मेट्रिक टन्स हनी का प्रोडक्शन हो रहा है। 1,46,000 मेट्रिक टन्स। तो उसमें से 65,000 से 70,000 मेट्रिक टन्स एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लगभग एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। और डोमेस्टिक मार्केट में क्या रियली हम हनी खा रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन है। पर कैपिटा कंजम्पशन है हनी का इंडिया का लेस देन 20 ग्राम्स। 2005 में सिर्फ 5 ग्राम था। कोविड के सीज़न में थोड़ा स्पाइक हुआ, वो कंजम्पशन रेट ज़्यादा हुआ है, 20 ग्राम्स तक आया है। सरकारी आंकड़ा कुछ और बोलता है, मगर मेरे ओपिनियन से 20 ग्राम्स तक है। 20 ग्राम्स इंटू 140 करोर्स। जैसे कि जर्मनी में अगर आप देखेंगे पर कैपिटा कंजम्पशन इज़ 1.5 किलो। 1.5 किलो पर ईयर। क्योंकि यहाँ हनी को ज़्यादा खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं इंडिया में हनी को मेडिसिन ज़्यादा समझते हैं। तो ये हनी का जो फेज़ है, ये हनी टिप ऑफ आइसबर्ग मैंने आपको बताया था कि आपको कॉलोनी मेंटेन करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, प्रेडेटर मैनेजमेंट करना है, और ठीक टाइम पे ठीक तरफ से उसको कॉलोनी को बैलेंस करने के लिए जो करना है वो सभी मैनेजमेंट करने के बाद हनी निकलता है उधर ही बीहाइव में। वो हनी का जो चेम्बर है, ऊपर वाला जो चेम्बर है, वहाँ से हम हनी निकालते हैं। वो फ्रेम को निकालते हैं तो भरा हुआ होता है हनी, उसमें बोथ साइड्स में कैपिंग हो जाता है। मोम से कैपिंग कर देते हैं। अगर हनी राइप हो जाता है तो वो कैपिंग करते हैं। कैपिंग करने के बाद हमें उसको अनकैपिंग भी करना है। जैसे अनकैपिंग नाइफ होता है, उससे हम अनकैपिंग करते हैं बोथ साइड्स। सेंट्रीफ्यूगल हनी एक्सट्रैक्टर होता है, उसके अंदर रखते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है कि सिर्फ हनी बाहर निकलती है, और ये जो कूम्स है, वैक्स कूम्स, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्रश या स्क्वीज कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ हनी बाहर आता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो ये जो छता होता है खाली हो जाता है, हनी से खाली हो जाता है। उसको फिर से हम बीहाइव में रखेंगे अंदर। तो मोम तो बन चुका है, तो सिर्फ हनी को इकट्ठा करना है। वो तुरंत दूसरे राउंड बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस है ये, क्योंकि एक किलो का जो मोम बनता है, मोम वो पैदा करते हैं अपने ये एब्डोमेन रीजन में, उनका ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स ग्लैंड्स।
जब भी नेक्टर ज़्यादा मिलता है वो वैक्स ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और वैक्स को पैदा करते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 किलो वैक्स को प्रोड्यूस करना है तो मधुमक्खी के जो कॉलोनी है उनको 8 किलो हनी का ज़रूरत होता है। ओके। उतना एनर्जी चाहिए। हम्म। तो अगर आप स्क्वीज करके निकाल देते हैं तो फिर से मोम बनाने के लिए उनको खुद के लिए उतना ज़रूरत होता है हनी प्रोड्यूस करने के लिए। हम्म। अगर आप मोम को बचाएंगे तो वो लोग मधुमक्खी बिना मोम को प्रोड्यूस किए सिर्फ हनी को डिपॉजिट करेंगे। तो एक्सचेंज है, करेक्ट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इधर इन्वेस्टमेंट डालो तो ये निकलता है, इधर इन्वेस्टमेंट डालो तो ये निकलता है। तो ऐसा ही है, एक्सचेंज वैल्यू ऐसा है 1:8। जैसे कि 8 किलो हनी खाने के बाद 1 किलो मोम निकलता है। तो उन लोगों के लिए भी आपको थोड़ा हनी छोड़ना होता है। हाँ, इसमें गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम निकालते हैं तो मान लीजिए कि 8 फ्रेम हैं, फ्रेम्स में होते हैं छतें, है ना। तो एक छता हम छोड़ देते हैं। ब्रूड चेंबर में भी होता है हनी, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट फ्रेम में पूरा हनी और पोलन भरा हुआ होता है, और बीच के जो फ्रेम्स है उसमें भी 30% हनी रहते हैं। मगर फिर भी हनी चेंबर में भी हम एक फ्रेम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस ना हो कि सब खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक छते को हम छोड़ देते हैं। और आखिरी जो राउंड होता है सीजन का, जैसे कि मार्च अप्रैल में ये सभी फूल खिलता है सभी पेड़ में। तो मई के सीज़न में क्या होता है कि वो अंत है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है। तो मई का जो फर्स्ट वीक है हम हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो हनी इकट्ठा होता है उसको छोड़ देते हैं, पूरा नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हनी ही उनको न्यूट्रिशन देते हैं। वो क्यों इकट्ठा करते हैं, उतना सारा हनी क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जो 4 महीने हैं उनको खाना नहीं मिलता है, इसीलिए पहले से खाना इकट्ठा कर रहे हैं। करेक्ट। अगर हमने पूरा निकाल दिया और कुछ भी नहीं बचाया उनको, तो माल न्यूट्रिशन से वो वीक भी हो जाएंगे। हमें फीड भी देना है, मगर ये देखना है कि उनका जो नेचुरल हनी है लास्ट राउंड का वो रह जाए बीहाइव में। अगर ये प्रैक्टिसेस किसान करेंगे तो शायद हनी आखिरी राउंड आपको नहीं मिला है, मगर बीहाइव्स अच्छे रहेंगे। अगले सीज़न में आपको फिर से कुछ करना, ये करना, दूसरे मधुमक्खी का परिवार को खरीदना, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी से आप फिर से आप सीज़न खोल सकते हैं। आप कहते हैं सर कि हमारे देश में हनी सबसे ज़्यादा मिलावट वाला प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखिए क्या है कि पहले से पता है कि दूध जो है वो नंबर 1 है मिलावट में, और हनी शायद तीसरा या 4th आता है, उसके बीच में क्या आता है वो पता नहीं है। ये पता है कि हनी ज़्यादा मिलावट किया हुआ एक कमोडिटी है, फूड कमोडिटी है। क्योंकि उसको चेकिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास नहीं था पहले। अभी अभी आ रहा है, मगर अभी भी पूरा उतना कॉम्पिटेंस नहीं है। अभी भी हमारा जो हनी का जो सैंपल है हम उसको जर्मनी को सेंड करते हैं सैंपल को, अगर ठीक से टेस्टिंग होना है तो। अभी भी जर्मन लैब ही मोनोपोली किया है इसको टेस्ट करने के लिए। बट किस प्रकार के मिलावट सर? मतलब जैसे दूध में एंटीबायोटिक्स होता है, सब्जियां में पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हनी में क्या मिलावट हो सकता है? इसमें सिरप है, राइस सिरप, कॉर्न सिरप, यही 2 टाइप के सिरप्स हैं जो इसमें डाला जाता है। ये हाईटेक अडल्ट्रेशन है। पहले तो सिर्फ चीनी और ये जो गुड़ है उसमें सोल्यूशन बना के वो अडल्ट्रेट करते थे, जैसे कि जो मोलासस है, ऐसे चीज़ों को वो करते थे। अभी तो इतना ज़्यादा हाईटेक हो चुका है अडल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। ये जो राइस सिरप है उसको हाइड्रोलिसिस करके, केमिकल हाइड्रोलिसिस करके, जो मधुमक्खी अपने पेट में
जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, वैसे ही वो केमिकल डाल के हाइड्रोलिसिस करके उसको हनी के साथ मिलावट करके सेल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जो भी मार्केट में हनी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर उसमें ये ज़्यादा मिलावट। से ज़्यादा, यस, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसको चेक करने वाला जो सिस्टम है अभी भी उतना ज़बरदस्त नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ही, और कुछ लोग हैं जो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं मगर वो बिज़नेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको पर्पसफुली या इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है कि अडल्ट्रेटेड हनी सेल करें। उनको ये पता होता है कि मुझे कम दाम में कुछ मिल रहा है, मेरा मार्जिन जोड़ दो और सेल करो। एज अ कंज्यूमर सर, मेरे पास कोई तरीका है कि मैं समझ सकूं कि अडल्ट्रेटेड हनी और असली हनी में क्या डिफरेंस है? अभी क्या है कि कंज्यूमर को बहुत ही मुश्किल है इसको टेस्ट करना। कुछ टेस्ट है जो बेसिक टेस्ट है जो घर में कर सकते हैं, जो पानी में डालना, एक एक ग्लास वाले जो कप है उसमें अगर आप एक ड्रॉप डालेंगे तो पूरा नीचे बैठ के धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होता है, और अडल्ट्रेटेड है तो ऊपर से जाके करेंगे तो ऊपर से ही डिज़ोल्व होके नीचे गिरता है। मगर ये सब टेस्ट सिर्फ चीनी और गुड़ का जो टाइम था वो टाइम पे वो ठीक था। मगर अभी तो हाईटेक अडल्ट्रेशन आ गया है, तो वो टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए इंडिया में कुछ लैब्स है जो कमीशन हुए हैं, सेम सैंपल को अगर आप जर्मनी को एक बॉटल में आप आधा कीजिए, आधा हनी को आप इंडियन लैब जो अभी कमीशन हुआ है उसको भेजिए, और आधा हनी को जर्मन लैब को भेजिए, 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए ना। अगर एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसमें कुछ कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम है, या जो हो रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, बायर कम्युनिटी, वो जर्मन लैब को ज़्यादा मानते हैं। 1 एकड़ में सर, अगर मैं किसान हूँ, कमिंग बैक टू फार्मर, 1 एकड़ में मेरे पास अगर 5 मधुमक्खी के डब्बे हैं, मैं कितना हनी हार्वेस्ट कर सकता हूँ? उस हनी का क्या एवरेज रेट होता है? मेरा अर्निंग कितना हो सकता है उससे? अभी सेराना में आप देखिए 4 किलो से लेके 8 किलो तक आप हनी निकाल सकते हैं एक साल में। पर एकड़, पर ईयर? पर एकड़ का मतलब इसमें एकड़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मक्खी तो घूमते हैं ना। हमारा आदत है एकड़ वाला ना। हाँ, मक्खी तो घूमते हैं। हाँ। अभी देखिए अगर आपके पास खेती भी नहीं है, कुछ डाले भी नहीं है, अगर आपके नेबर के खेती बहुत अच्छा है तो आप फिर भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मेरा तो कोई खेत ही नहीं है, कोई ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है। अच्छा। तो मैं किसानों के साथ मेरा नेटवर्क है, उनसे बात करता हूँ, और किसानों को भी पता है, जो किसान एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंडेंट है, वो लोग अगर आप मधुमक्खी पालक है तो उनके पास लेके जाएंगे माइग्रेशन के लिए या उसको रखने के लिए, कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि उनको बेनिफिट है उससे। दूसरे कंट्रीज में जैसे कि आलमंड क्रॉप है कैलिफोर्निया में, तो वहाँ मधुमक्खी पालकों का जो बॉक्सेस है वहाँ लेके जाते हैं तो $200 देते हैं रेंट एक बीहाइव का। ओके। तो वहाँ मिनिमम 5000 बीहाइव्स को रखते हैं, तो इतना वो पैसे वो चार्ज करते हैं रेंटल को। तो यहाँ वो उल्टा नहीं होना चाहिए। और स्टेशनरी बी कीपिंग वालों को सिर्फ 5 नहीं 25 बॉक्स तक आप रख सकते हैं पर एकड़ आराम से। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स सिर्फ 10 फीट हो जाए वो भी काफ़ी है। ओके, तो स्टेशनरी बी कीपिंग में 25 बॉक्स हाँ, हो सकता है मैक्सिमम। हाँ, 5 to 25 रेंज। हाँ, 5 to 25 रख सकते हैं। तो अगर आप वेस्टर्न घाट्स में हैं, जैसे कि जंगल के एरिया में रह रहे हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 2 ऐसे फार्म हैं आपके रिश्तेदार के, और ये आपके फार्म है, और आपके रिश्तेदार के या कोई
जानने वाले के फार्म है, यहाँ 25 रखिए, वहाँ 25 रखिए, तो 50 हो गए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ काम करेंगे बिना कोई लेबर को लेके, हस्बैंड एंड वाइफ या उनके बच्चे सभी फैमिली बिजनेस जैसे वो करेंगे, तो वो जंगल वाला जो शहद है उसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो कर्नाटका का जो रेट है 600 रुपीज़ से शुरू होता है जंगल वाला हनी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? उसमें अरोमा ज़्यादा होता है, टेस्ट ज़्यादा होता है। ओह, और मतलब जो medicinal- बीज जंगल में है उसका? नहीं, वो बॉक्स जो ये मधुमक्खी पालन होता है वो जंगल एरिया है। करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो उस एरिया में बेटर रहेगा। तो उसमें शुरू ही होता है 600 रुपीज़ का पर केजी हनी, 1000 रुपीज़ तक वो सेल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक परिवार है, 50 बॉक्स है, दो जगह में रखे हैं, तो एक बॉक्स से अगर 5 किलो निकल गया तो कितना हो गया? हाँ, 5 किलो फ्रॉम 1 बॉक्स, 25 बॉक्स है तो 125 kg। 125 केजी हो गया। 125 इंटू 600, मान लीजिए 500। रफली वही 67,500। और हर एक परिवार दूसरा परिवार बनेगा एक साल में। एक जो परिवार है, बॉक्स, एक और परिवार आप बना सकते हैं सेम बॉक्स के अंदर। सेम बॉक्स, यानी एक और बॉक्स लेना है मगर परिवार को आप सेल कर सकते हैं। 50 है तो 50 परिवार को आप सेल कर सकते हैं। बट क्यों करूँगा सेल में? वो भी एक इनकम जनरेशन का माध्यम है। बट फिर मेरा पॉलिनेशन कम हो जाएगा ना नहीं सर? नहीं कम होगा, आपका नया क्वीन बनेगा, वो फिर से होगा। 50 से वो बढ़ते जाता है। हाँ, अगर आपका तजुर्बा अच्छा है, स्किल भी आपने अच्छा पकड़ा है, ग्रिप है, तो एक ही कॉलोनी से आप 4 बना सकते हैं। 4 कितने समय में? एक ही सीजन में, एक साल में? 2-3 महीने में वो कर सकते हैं। वो सीजन है ब्रीडिंग, वो क्वीन जो ज़्यादा होती है वो सीजन में आप 3 से 4 कॉलोनीज भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लान है ज़्यादा हनी बनाने का, जैसे कि मार्च अप्रैल में मैं जंगल में यहाँ में रखूँगा तो हनी ज़्यादा होगा, तो मुझे ज़्यादा बॉक्सेस बनाने हैं, और बॉक्सेस आपको बना के या ख़रीद के, कॉलोनी आपके पास है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, रखिए, ज़्यादा हनी निकालिए। हनी निकालने के बाद भी अगर आपको नहीं चाहिए उतना ज़्यादा बॉक्सेस, आपको देखभाल करना मुश्किल है, तो वो बॉक्सेस और बीज को सेल भी कर सकते हैं। जितना आपको देखभाल कर सकते हैं उतना ही रखिए। समझ गया, तो इंटरेस्टिंग। फिर से वो रिपीट कर सकते हैं। अगर सर इसको समराइज करना हो क्विकली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कैन यू जस्ट गो थ्रू इट अगेन? 1 एकड़ में आपने बोला 4 से 8 kg मिलता है, एवरेज रेट मेरा 600। तो कैलकुलेशन एक बार फिर से, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, वो समराइज कर सकते हैं एक बार? 600 निकलेगा या 500 भी ले लीजिए। तो और कॉलोनी का 1500 से 2000 रुपीज़ पर कॉलोनी आपको मिलेगा प्राइस, डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन में आप सेल कर रहे हैं। और उसके साथ थोड़ा मोम मिलता है, जैसे कि एक कॉलोनी में मान लीजिए 300 ग्राम से 400 ग्राम या 500 ग्राम तक मिलता है एक कॉलोनी से। तो कितना हो गया? 25 किलो तो हो गया ना? नहीं, 25 किलो नहीं, कितना हो गया? 400 ग्राम इंटू 400 ग्राम इंटू 50 बॉक्सेस। हाँ, मतलब 20 किलो। हाँ, 20 किलो हो गया। 20 किलो मोम और 125 kg हनी और 50 कॉलोनीज बेच सकते हो जो आप। हाँ, तो ऐसे सभी को अगर आप कॉम्प्रहेंसिव देखेंगे तो 1 लाख रुपया तो वो कमा लेंगे परिवार मिनिमम पर ईयर। अंडरस्टूड। 1 लाख और ये जो काम है ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ सभी टाइम ये काम ही ले लिया। आप खेती भी कर रहे हैं या कहीं जाके काम भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी चलेगा। आपको इंटरेस्ट है तो 200 बॉक्स बनाइए। अगर आपको मार्केटिंग अच्छा आता है या कर पाते हैं या आपको अच्छा मार्केट मिल गया, 800 रुपये में सेल कीजिए हनी। जैसे कि जामुन हनी है वेस्टर्न घाट्स का, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, 800 रुपये में सेल कर सकते हैं। और ये जो कुछ हनी है जो मैं कूर्ग में जो मैं
बी कीपिंग करता हूँ मार्च अप्रैल मई में। इस साल का जो मेरा सेलिंग प्राइस है 1900 रुपीज़ पर किलो। वाह। हाँ कहाँ बेच रहे हैं सर? हाँ, डायरेक्ट टू कस्टमर्स, अच्छा, ऑनलाइन। ऑनलाइन या सुपर्ब। हाँ, तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेहनत कर रहे हो आप। मेहनत है और वहाँ और भी कोई रिस्क है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ का प्रॉब्लम है, हाथी का प्रॉब्लम है, और एक बार किंग कोबरा ऐसे खड़ा हुआ था बॉक्स के नज़दीक। तो ऐसे सब हम फेस करते हैं। तो और भाग दौड़ करना, हमारे जो डीजल इतने टीम को वहाँ लेके जाके काम करना, लेके आना, और उसके साथ उसका जो अरोमा है वो अनमैच, आप मैच नहीं कर सकते कोई और हनी को। मेरे अंकल का जब तबीयत खराब था तो उनको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था न्यूजीलैंड का कोई हनी, जो काफ़ी महंगा था, 20-30 हज़ार रुपये केजी, समथिंग लाइक दैट था। और मैं ऑनलाइन कल आपसे पॉडकास्ट करने से पहले देख रहा था, कुछ कुछ हनी है जो $10,000 पर केजी बिक रहे हैं ऑनलाइन। क्या है सर उस हनी में? मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक 500 रुपीज़ केजी हनी एंड अ 5 लाख केजी रुपी हनी? ये जो आपने बताया है मनुका हनी है। मनुका जो प्लांट है वो मीडियम साइज्ड ट्री जैसा ही दिखता है। वो सिर्फ न्यूजीलैंड और सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में वो एक ट्री है। ट्री है। तो उसमें जो हनी कलेक्ट होता है डिफरेंट एल्टीट्यूड में जो कलेक्ट होता है, उसमें एक कंपोनेंट है मीथाइल ग्लाइकोल, MGA बोलते हैं। वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में होता है। अगर फुटिल्स में आपने हार्वेस्ट किया है तो कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ऊपर जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसमें। तो उसको मापन करके उसको नाप के क्या बनाए हैं कि उसको UMF बनाए हैं, यूनिक मनुका फैक्टर। तो 20+ है, 40+ है, 50+ है, वो कुछ ग्रेड्स है उसमें। और गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड इसमें खूब इन्वेस्टमेंट किए थे रिसर्च के लिए कि ये हनी और ये कंपोनेंट के साथ क्या क्या फ़ायदे हैं हेल्थ में, और डिसीज़ एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया है कि कुछ एलिमेंट्स ट्रीट भी हो जाएंगे जैसे? सिर्फ हनी खाने से, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, और कुछ ग्रेड हैं जो आप वुंड पे लगा सकते हैं हनी को। वुंड पे जो जला हुआ वुंड है, जैसे मैंने आपको दिया है जामुन हनी, उसको लगा देंगे तो स्कार भी नहीं होगा। तो ऐसे कुछ गुण हैं जो हनी में, मगर उन्होंने रिसर्च करके वेरी थरोली रिसर्च्ड एंड प्रूवन, तभी वो ग्लोबल ब्रांड है। तो 250 ग्राम्स का हनी 16,000 में बिक रहा है। तो उसके पीछे जो काम है, उसके पीछे जो मेहनत है, वो न्यूजीलैंड ने किया है, हमने नहीं किया है। बस और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैसे हनी नहीं है। अच्छा, है आपके? है, मगर ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकता हूँ। साइंस फ्रेटर्निटी हमारे साथ जुड़ना है और हमारे साथ काम करना है, और शायद हमें MGA नहीं मिलेगा, कुछ और कंपोनेंट मिल जाएगा। करेक्ट, बट फंडामेंटल सेम ही चीज हो रहा है वहाँ के, बस पेड़ अलग है बट प्रोसेस एवरीथिंग इज द सेम। एवरीथिंग इज सेम, मतलब एवरीथिंग ऐसा इज कोई सेम, मैजिक वहाँ कुछ नहीं, भी मैजिक नहीं है। इट्स जस्ट दैट ट्री जो स्पेशल है। उनको MGA मिला है उस हनी में, मिथाइल ग्लाइकोल जो कंपोनेंट है वो मिला है हायर कॉन्सेंट्रेशन में। शायद हमारे हनी में कुछ और है, जैसे कि स्टिंगलेस बी हनी, देर आर हनी बीज विच आर स्टिंगलेस। अच्छा। उसके स्टिंग्स ही नहीं होते हैं, वो डंक नहीं मारते, ठीक है। तो उनके जो हनी है उसमें डिफरेंट शुगर्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है उस हनी में। अगर उसको आप FSSAI का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसको अगर आप सैंपल देंगे तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट हनी है। तो आप एप्पल से ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो FSSAI जो सेट किया है वो मिलीफेरा हनी का ज़्यादा से ज़्यादा ISO से अडेप्टेशन करके सेट किया है। मगर ये जो स्टिंगलेस बी हनी है उसमें प्रोपोलिस जो मैंने आपको बता रहा था उसका अंश ज़्यादा है हनी में नेचुरली, क्योंकि वो प्लांट रेजिन को कलेक्ट करके ऐसे जो पॉट्स होते हैं उसके अंदर कलेक्ट होता है। और उसमें डिफरेंट शुगर्स हैं, जैसे कि ट्रेहेलुलोस जो डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। तो ऐसे अंश है जो हनी में
जो इसको थरोली रिसर्च करके बताएंगे कि यस, इंडियन हनी में ये हनी इट इज़ एट पार विथ मनुका हनी, ऐसे बोल के जो वहाँ के जो रीजन है, जैसे कि मान लो कि एक आदिवासी रीजन है, तो वो इंडिजिनस लोगों को राइट्स दे दे कि वहाँ हनी हनी का एक एक्टिविटी करके वो निकाले, उनका लाइवलीहुड बना दे। तो हम क्या कर रहे हैं कि सभी हनी एक ही माना जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि हनी कहाँ मिलता है, सिर्फ दुकान में मिलता है। तो एक ही हनी आ रहा है जो सप्लाई चेन में है, वो लोग ऐसे हनी में भी ऐसे डाइवर्सिटी है, वो लोग तो एजुकेट नहीं किए हैं। कंज्यूमर एजुकेशन तो इंडिया में बहुत पुअर है। तो ये सभी एजुकेशन देने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या है, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी डालना चाहिए रिसर्च में। रिसर्च में इन्वेस्टमेंट डालेंगे तभी हमारे पास कौन कौन सा हनी है और क्या क्या वैल्यू है वो पता चलेगा। तब हमारा भी हनी हो जो है, मान लीजिए कि एक किसान है तो सिर्फ 5 किलो निकाल रहे हैं, एक ही बॉक्स है 5 किलो निकाल रहे हैं, मगर उसका जो वैल्यू है 1 किलो का 20,000 है, तो कितना हो गया? 1 लाख, है ना। तो ऐसा भी कुछ हनी होना चाहिए है, मगर वो रिसर्च नहीं हुआ है। करेक्ट। वो करना चाहिए। ग्रीन हाउस फार्मिंग में भी सर पॉलिनेशन आजकल तो सब सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट हम अलाउ नहीं करते हैं और बाहर से भी क्लोज एनवायरनमेंट है। बाहर के देश में मैंने देखा है बम्बल बी का इस्तेमाल होता है। थोड़ा मुझे ग्रीन हाउस फार्मिंग में बताइए, ये बम्बल बी का क्या है, क्या उसमें भी हनी बी इस्तेमाल हो सकते हैं प्रोटेक्टेड फार्मिंग में? उस पर तो कुछ मतलब रिसर्च है? हाँ, अभी इंडिया में भी बम्बल बीज है 46 या उसके आसपास स्पीशीज़ है बम्बल बीज, मगर सभी हिमालय के पास है। और उसका जो बॉक्स में रख के जो दूसरे कंट्रीज़ में किए हैं उतना काम नहीं हुआ है, शायद शुरू हो चुका है। तो कुछ 2 कंपनीज़ है, एक है इज़राइल कंपनी और दूसरा है वो जो हॉलैंड की कंपनी है, जो इसको ये टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो बम्बल बीज का एक नेचर है कि वो हनी बीज जैसे स्मार्ट नहीं है। बम्बल बीज वो अच्छा। रिपीटेडली वही जाते रहते हैं। हनी बीज वहाँ जाके वहाँ खाना ख़त्म हो जाए तो फिर से वहाँ जाते नहीं है। तो ये लोग ये बम्बल बीज भूल जाते हैं, फिर से विज़िट करते रहते हैं। और उनका जो पफ़ी हेयर्स है वो भी सपोर्ट करते हैं। और टेम्परेचर कंट्रोल्ड पॉली हाउस ग्रीन हाउसेस में वो वर्क होता है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉली हाउसेस है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं है। तो दोपहर में अगर आप पॉली हाउस के अंदर जाएंगे तो आप खड़े भी नहीं हो सकते अंदर, है ना। तो कोई भी बीज है वो तकलीफ़ में पहुंच जाएंगे। दूसरे स्टेट्स में, दूसरे कंट्रीज़ में वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। यहाँ जो रेगुलर सोशल हनी बीज है उसको पॉली हाउस के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो वो अंदर रखने से वो एक कॉर्नर में जाके बॉक्स को छोड़ के, बीहाइव को छोड़ के एक कॉर्नर में जाके फंस जाएंगे और धीरे धीरे मर भी जाएंगे। तो वो वर्क नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, स्टिंगलेस बीज में एक्सपेरिमेंट हुआ है। स्टिंगलेस हनी बी? हाँ, स्टिंगलेस बीज में उसको अगर रखेंगे तो उसमें वर्क हुआ है, अगर आप पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो। अगर आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसको बाहर निकालना है एक दिन और फिर से रात को अंदर रखना है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट करना है। तो ग्रीन हाउस के अंदर भी उसका उत्पादन बढ़ा है क्रॉप का? हाँ, बहुत बड़ा है। उसका पब्लिश हुआ है, डेटा है उसका। स्टिंगलेस बी, नॉट बम्बल बी? नॉट बम्बल बी, स्टिंगलेस बी। क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ हिमालय में मिलता है बम्बल बी, और कल्टीवेटेड नहीं है, बॉक्स में नहीं है। तो हमारे पास तो स्टिंगलेस बीज है, उसको रख सकते हैं, उससे ही हम काम थोड़ा करवा सकते हैं। सेराना, एपिस मेलिफेरा जो है उसको पॉलीहाउस के अंदर नहीं रखना चाहिए, पेस्टिसाइड की वजह से। पेस्टिसाइड ही नहीं, उनका फोरेजिंग जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ गए और इतना टेम्परेचर क्यों है और कहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ ख़त्म हो चुका है फूड सोर्स, तो हमें बाहर निकलना है, तो पूरा बंद है।
और यूवी भी वो कट ऑफ होता है। और इनका जो आइडेंटिफाई करते हैं हनी बीज, तो यूवी का जो गिरता है वो फूल के ऊपर और रिफ्लेक्ट होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएंट कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अरोमा भी चाहिए, ये सभी वो फैक्टर्स होते हैं जो फोरेजिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है तो बी हाइव से बाहर निकल के कॉर्नर में बैठ जाते हैं। जैसे कि इमरजेंसी है, जाना है, यहाँ से बाहर जाना है, ऐसा हो जाता है। तो इसी की वजह से हम एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा को हम पॉलीहाउस के अंदर नहीं रखते। एज ऑफ टुडे सर, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप कैसे काम कर रहे हैं? अगर कोई आपके साथ काम करना चाहे, जुड़ना चाहे, ट्रेनिंग तो आप दे रहे हैं, साथ ही साथ आई थिंक इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई वांट टू नो टू थिंग्स। नंबर वन, बिजनेस मॉडल क्या है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, हाउ इज दिस बिजनेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, रेवेन्यू? अगर कोई यंगस्टर ज्वाइन करना चाहे, आपने प्रीवियसली मेंशन किया था 5 करोड़ का आपने बिजनेस सेटअप किया, what is the kind of revenue they can achieve, profit they can achieve? If you can just throw some light on that. देखिए, मेरा जो है वो आपको बताया है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तीन जैसे चार अलग कि अलग। बी कीपिंग सप्लाइज है, बी कीपिंग सप्लाइज में इक्विपमेंट भी है विद कॉलोनीज को सप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास भी कम है तो दूसरे बी कीपर से लेके भी आप सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी आपके पास जितना होता है उतना ही होता है। तो दूसरों से कोलैबोरेट करके आपको काम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो हनी है, बल्क, वाइट लेबल और आपके खुद का ब्रांड, सभी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ और दूसरा नहीं कर रहा हूँ, सस्टेन नहीं होगा। तो ऐसा काम करना है। और सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए और आपको पाना है, सीखना है, मधुमक्खी पालन सीखना है। हनी का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ अभी बहुत रिसेंटली एक मेरा ही हनी टेस्ट हुआ था, जो मैं एक हरियाणा के बीकीपर से मैंने लिया था। तो उसमें HMF ज़्यादा आ चुका था। HMF क्या है? हाइड्रोक्सी मीथाइल फॉस्फोरल। जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो एरिया का, और उसको फिल्टर करने के लिए जो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा करके उसको फिल्टर करते हैं, और एज वो डिफाइन करता है। तो HMF ज़्यादा आ गया, तो रिपोर्ट में ऐसा हो जाता है कि HMF ज़्यादा होने से वो इनएडिबल हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों को सीखना है कि कौन से हनी को खरीदना है और कौन सा हनी को रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अब एक क्या बोलते हैं, ट्रस्ट फैक्टर में वो डिपेंडेंट है, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरों से आप डिपेंडेंट होते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज है तो वो आप एड्रेस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे इतना एज्ड हनी ही चाहिए, अगर इससे ज़्यादा एज है तो वो नहीं चाहिए। और उसका मॉइस्चर लेवल, उसका जो सभी है, टेस्ट, अरोमा, कलर, वो सभी को देख के आप ले सकते हैं। वो सीखना है, टेक्निकल चीज़ें जो है वो सभी सीखना है, सुपरफिशियल लेवल में नहीं करना है। और ये जो बी कीपिंग सप्लाइज में हमें घूमना है और नेटवर्क बनाना है, NGOs के साथ काम करना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना है, प्राइवेट फार्मर्स के साथ काम करना है, जिनको क्या क्या ज़रूरत है, चाहे पॉलिनेशन हो या कुछ लोग होते हैं जैसे वेस्टर्न घाट्स में कॉफ़ी प्लांटेशन में, कॉफ़ी में पॉलिनेशन भी चाहिए, मगर उन लोगों को हनी में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। तो दोनों का भी काम करना है। जैसे कि बड़े मात्रा में आप काम कर सकते हैं, वहाँ 50, 100, 200 बॉक्सेस का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा होता है सोर्स, ज़्यादा नेक्टर यील्डिंग ट्रीज, प्लांट सभी होते हैं, तो वो वहाँ काम कर सकते हैं और हनी को बाई बैक कर सकते हैं। उनको आप हनी बीज देंगे, आप सेल करेंगे हनी बीज और बॉक्सेस को, और वो जो हनी निकलता है उसको आप खरीद सकते हैं, या फिर आप बॉक्स दीजिए और उसका जो रिकवरी है पूरा हनी से आप ले सकते हैं, वहाँ से उनको हार्वेस्ट करके देना है। मॉडल आप सेट कीजिए कैसे करना है। पॉलिनेशन सर्विसेज, जैसे कि ऑनियन सीड प्रोडक्शन जो भारी मात्रा में होता है महाराष्ट्र में, सभी जगह में,
तो वहाँ आप कुछ लोगों से जुड़ के पॉलिनेशन सर्विसेज के बारे में काम कर सकते हैं। मैंने किया है। तो इस साल 100 बॉक्सेस का ऑर्डर है। ओके। तो ऐसा ही मैं करता रहता हूँ। और ये जो पॉलिनेशन का हो गया, और कुछ ऐसे मॉडल है जैसे कि उन लोगों को सिर्फ पॉलिनेशन और हनी प्रोडक्शन चाहिए, तो आप अपने बीहाइव्स को वहाँ सिर्फ पॉलिनेशन और हनी प्रोडक्शन के टाइम पे रखिए, और ऑफ सीज़न मैनेजमेंट भी आप ही कीजिए, क्योंकि वो लोग बारिश के सीज़न में खुद उसको देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप ले सकते हैं, है ना। तो ज़िम्मेदारी लेके आप चार्ज कीजिए सर्विस को। और कुछ लोग हैं जो अपने आप उतना कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं करते हैं, तो आपके लोग, आपकी टीम डेवलप कीजिए, सर्विसेज दीजिए, जैसे कि पोस्ट सेल सर्विस। आपने 25 का एक यूनिट बनाए हैं, तो एक साल में आप मंथली वंस विजिट कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, चार्ज कीजिए। तो ये सभी जो है, और ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद आप जो लोग आपके पास जुड़ेंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन पूरा आपके साथ बिताएंगे। तो मैं करोड़ों का बिजनेस बना सकता हूँ हनी से? हाँ, ज़रूर बना सकते हैं, मगर आपको ये जो लार्ज स्केल सप्लाईज के साथ जुड़ना है, जैसे कि गवर्नमेंट वाला टेंडर है, जो खादी ग्रामोद्योग टेंडर बुलाते हैं, वहाँ भी जुड़ना है। और कुछ NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ट्राइबल लोगों का, उसके साथ काम करना है। तो यू शुड बी लाइक आउटलैंडिश पर्सन। घूमना है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठ के और फैन के नीचे बैठ के काम करना है, ऐसा नहीं होगा। नेटवर्क बिल्डिंग। हाँ, नेटवर्क बिल्डिंग, और पूरा घूमना है। जितना भी आप घूमते हैं उतना ही ज़्यादा ऑर्डर निकलेगा, तो आप काम कर सकते हैं। तो मेरा तो वैसा ही बना है, क्योंकि घूमता रहता हूँ। अभी तो ये काम होने के बाद एक और है, वहाँ घूमना है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है। और मेरे ये ओपिनियन में जो भी एफर्ट हम डालते हैं वो वेस्ट नहीं होता है। 100%। आई थिंक बहुत समय बाद एक ऐसा पॉडकास्ट किया हूँ जहाँ सर हर नए लाइन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही मैं अगर 100 एपिसोड्स ऑलमोस्ट प्लस शूट कर चुका हूँ, कहीं ना कहीं कॉमनैलिटीज़ आ जाते हैं, मतलब फंडामेंटल सेम रहते हैं। बट आई थिंक ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी बी कीपिंग और आपका जो एक्सपीरियंस है एक कम्प्लीटली नया टॉपिक था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सर। एनी फाइनल मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? मैं जनरली हमेशा यंगस्टर्स के लिए एक एडवाइस या मैसेज लेता हूँ who want to approach agriculture and potentially चाहे बी कीपिंग को इंटीग्रेट करें अपने बिजनेस में। एनी फाइनल मैसेज फॉर देम? तो यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्विक रिजल्ट्स के पीछे ना भागे। तो कोई भी चीज़ क्विक नहीं होता है। मैंने जो कहा कि 5 करोड़ का मैंने एक बार टर्नओवर किया था, इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस शुरू होते ही दूसरे साल में ही 5 करोड़ हो गया टर्नओवर। वो तो 13-14 साल के बाद हुआ था, ठीक है। तो उसके पीछे एक क्या बोलते हैं, एफर्ट होता है, और टाइम बिताना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो क्विक रिजल्ट्स नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हार्ड वर्क होना चाहिए, और कुछ चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं, वो खुद पैदा होता है, जैसे कि पैशन। तो ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको पैशन को सिखा सकता है ना? तो ऐसा नहीं है। तो आपको आपके अंदर वो जुनून पैदा करो, जैसे कि आप काम ज़्यादा करो। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। कभी आई होप आपके साथ ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिले। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे ये होता है। अभी जैसे मैंने कहा पूरा मैं विजुअलाइज़ किया हूँ, बट आई होप ये एपिसोड से लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आपके एंडेवर्स हैं और तरीके से आप आगे बढ़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस wonderful lesson to us. Thank you so much for inviting and identifying people like us. And thank you so much for giving this opportunity to share my experiences. Perfect.